लगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एसएससी बाय दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस परिवार में। दोस्तों आपको पता है कि एसएससी जीडी की क्लासेज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। यह क्लासेज नहीं, हम लोग पीवाईक्यू के बेस पर सब कुछ कवर करवाएंगे जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर, क्योंकि ओनली एसएससी आप सभी के लिए लेकर के आ गया है एसएससी जीडी 2025 के लिए एक शानदार क्लासेज जिसमें पीवाईक्यू पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। और जब हमारा पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा तो उससे बनने वाले जितने भी संबंधित प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है। बल्लू वर्मा जी, रागा, बबली, एमडी फिरोज, बबली, मोनिका, शैलेश यादव, आपका भी स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं क्योंकि समय कम है, 1 ही घंटे हमारी क्लासेस चलेंगी। तो 1 घंटे में हमें वो सारे आउटपुट्स देने हैं जो आपको एक मैराथन में मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रोज टोटली 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे रोज पर डे। में भी हो तो कुछ कम क्वेश्चंस हो जाए, लेकिन यकीन करिएगा बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए हम चलेंगे। वो कहते हैं ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे ओनली एसएससी और आप दोनों मिलकर की कहानी। और वो कहानी बहुत ही शानदार गजब का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में जो है पूरा पाषाण काल, यानी कि ऐसे करके 30 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे जो कुछ प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न हम आपको देंगे। जरा यहाँ पे बताना कि पूरा पाषाण काल, जरा थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 1200 वर्ष पूर्व तक समय की इस लंबी अवधि को आरंभ, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत भाग कवर करता है, यानी कि मानव इतिहास का ये जो लंबा समय अवधि है यह कितने टाइम पीरियड को कवर करता है, जरा मुझे इसके बारे में बताना। लेकिन हम इससे पहले हम आपको बता दें कि आग का खोज किस काल में हुआ था। ये बात आप मुझे बताओ, आग का खोज किस काल में हुआ था। पहले तो इस प्रश्न का आंसर देना, उसके बाद यहाँ पे देखना कि हड़प्पा सभ्यता, जो कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो पीरियड था वह कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पीरियड था वो 2500 बीसी से लेकर के, कब से, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का टाइम पीरियड था। तो आप इसे भी याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो आप कह सकते हैं कि राखल, कौन, दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है यह किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, मुझे इसका टाइम पीरियड आप मुझे बताओगे कि कब किया गया था। अच्छा सर दिख नहीं रहा, ठीक है अभी थोड़ा सा दिख जाएगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बन सकता है वह राखल दास बनर्जी के बारे में आपने सुना है, हाँ या ना। राखल दास बनर्जी जो कि किस सभ्यता की खोज की है, जो कि मोहनजोदड़ो की खोज की। अच्छा मुझे ये बताओगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? तो ये है मृतकों का टीला। अच्छा मुझे बताओगे कि कब, कौन से ईस्वी में इनके द्वारा खोजा गया था। ठीक है जी, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स करो, ये कब खोजा गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, और साथ ही साथ राखल दास बनर्जी के द्वारा मृतकों का टीला जिसे मोहनजोदारो कहते हैं इसकी खोज कब की गई। ठीक है सर, यहाँ पे देखिएगा इसका जो टाइम पीरियड यानी कि 99% भाग को कवर करता है। कितने? तो 99% भाग जो है भाग को कवर करता है। ठीक है जी, है ना। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकते थे वो हड़प्पा सभ्यता और राखल दास बनर्जी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे। और बाद में ये जो टाइम पीरियड है यह 99% भाग को कवर करता है, मानव इतिहास के 99% भाग को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक है। जरा मुझे बताना कि इसमें से नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ब्रिजहोम जो है ये नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ पे कोलदिहवा जो है ये भी नवपाषाण स्थल है। मेहरगढ़ जो है ये भी नवपाषाण स्थल है। मुझे बताना मेहरगढ़ से किस चीज का साक्ष्य मिला है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ना, किस चीज का साक्ष्य मिला है। जरा इस
क्वेश्चन का भी आंसर देना। और साथ ही अगर बात करें कुंतासी जो है, यह कुंतासी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुंतासी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कौन सा जगह पर स्थित है भैया? तो यह गुजरात में स्थित है। जरा मुझे बताना कि हाल ही में गुजरात में स्थित एक धौलावीरा है। कौन सा? गुजरात में स्थित धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में आपने सुना होगा, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। तो आपसे पूछे कि गुजरात में स्थित कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो आप क्या कह सकते हो? गुजरात में स्थित धौलावीरा जो है, कौन सा भैया? तो धौलावीरा जो है उसे शामिल किया गया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखना। अच्छा मुझे बताना कि गुजरात से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। चावल का साक्ष्य मिले, बहुत बढ़िया। कुंटासी कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जरा मुझे बताना। अच्छा ये जो है 2 हेक्टेयर भूमि में क्षेत्र में फैला हुआ है। अच्छा यहां से मृद भांड का भी चित्र मिला है। कितना? 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और मृद भांड का भी चित्र कला मिला है। किसका? मृद भांड का चित्र मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप याद रखना। अच्छा एक और मुझे बताना कि भैया कुंतासी गुजरात में स्थित कौन सा? धौलावीरा है। गुजरात में स्थित अहमदाबाद शहर है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कौन सा? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को भी क्या किया गया? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। पहला ऐसा शहर जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हो वह कौन सा शहर? जरा मुझे कमेंट में एक बार जल्दी से छाप देना। ठीक है जी, हाँ है ना? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोट की मस्जिद बनवाई गई थी शासक के शासनकाल में। अच्छा मोट की मस्जिद जरा मुझे बताओ किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। अच्छा पता है आपको बहलोल लोदी के बारे में आपने सुना होगा? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी के बारे में सुना है? बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? जरा मुझे बताओ। बाबर और साथ ही साथ बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में एक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छा पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ यह कब हुआ? 1526 में हुआ था। और इसमें विजय कौन हुए थे? तो बाबर जो है वह विजय हुआ था और बहलोल लोदी जो है वह बाबर का साथ दिया था। ठीक है जी, जरा मुझे बताओ ना, यहाँ पे मोठ की मस्जिद यानी कि मस्जिद की बात कर रहा है। मोठ की मस्जिद बनवाई गई थी किस शासन के काल में? जरा मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा मोठ का जो मस्जिद है वो 1505 में इसका निर्माण हुआ था, सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के शासनकाल में 1505 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? इसका निर्माण जो है 1505 ईस्वी में किया गया था। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भैया मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। कब करवाया था? 1505 ईस्वी में करवाया था इसका निर्माण। अच्छा एक बात और मुझे बताओगे कि यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। जरा मुझे बताओ जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो कि जीटी रोड जो है यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण करवाने वाला कौन था? तो इसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अच्छा एक और महत्वपूर्ण बात कि भैया आपने सुना होगा रेड फोर्ट के बारे में। रेड फोर्ट नहीं, ताजमहल के बारे में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बताओगे? हाँ या ना? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा जो है वह करवाया गया था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बताओ कि आगरा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? तो ये कुछ प्रश्न है जो यहां से बनने की संभावित है। जरा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये सारे प्रश्न आपको समझ आ रहे हैं? जीटी रोड का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था जिसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड है। नेक्स्ट बताना, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? गयासुद्दीन बलबन। अच्छा बलबन जो है यह एक लौह मतलब लौह रक्त नीति जो है इनके द्वारा, रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा? इनके द्वारा लाया गया था। रक्त एवं लौह की नीति लाया गया था। अच्छा ये जो है यह खरीदा हुआ वजीर था।
रक्त एवं लौह की नीति। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भैया ये मुझे बस बताओ कि रक्त एवं लौह की नीति जो है वह किसके द्वारा लाया गया था, तो आप आराम से कहना गयासुद्दीन तुगलक जी के, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा लाया गया था। गयासुद्दीन बलबन जो था यह सबसे योग्य शासक था दिल्ली सल्तनत का। क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक कौन था? तो सबसे योग्य शासक में से था गयासुद्दीन बलबन। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम याद रख सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, गयासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल था यानी कि टाइम पीरियड था वह कब से कब तक था, जरा मुझे बताओगे? तो 1266 से लेकर के 1287 तक का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ख्वाजा जो था इन्हें वजीर के रूप में लाया था, ठीक है? इसका टाइम क्लियर पीरियड कब से कब तक था? तो 1266 से लेकर के 1287 तक गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड था, ठीक है जी, हाँ ना? भाई सर जी वेरी गुड क्लास। मोहम्मद नदीम जी बस इतने अच्छे क्लासेज है तो क्यों जा रहे हो? पढ़ लो। कहाँ जा रहे हो? यही तो उम्र होता है पढ़ने का। कभी सोचा है कि अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? भैंस चढ़ाने पड़ेंगे। नहीं समझ रहे हो? समझ लो। चलो ये सारी बातें क्लियर है। यानी कि गयासुद्दीन बलबन जो था, गयासुद्दीन बलबन जो था इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन था। यहाँ पे आपसे पूछे कि भैया गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम, तो आप बहाउद्दीन, क्या भैया? बहाउद्दीन बलबन था, बहाउद्दीन बलबन इनका नाम था। जरा मुझे बताओ कि बलबन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति चलाई गई थी, उस नीति का क्या नाम था? जरा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि उस नीति का नाम क्या था, ठीक है जी, हाँ या ना? जमालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति इसे खरीद कर लाता है 1232-33 में। कब? 1232-33 में जमालुद्दीन नामक व्यक्ति जो है इसे खरीद कर लाता है, ठीक है जी। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हो। जरा नेक्स्ट बताना। यहाँ पे हमने आपको बता दिया 1266 से 17 से। भारत के तत्कालीन वायसराय, यहाँ पे जरा देखना, भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। ब्रिटिश रूप से उस विरोध का दूसरा 1878 से 1880 के शुरुआत में बढ़ गया था। जरा मुझे बताओ, आंग्ल मैसूर युद्ध था, आंग्ल फ्रांसीसी। अच्छा मुझे एक बात बताना कि फ्रांसीसियों को भारत से, कौन से? फ्रांसीसियों को भारत से किस युद्ध के माध्यम से हट भगाया था? जरा मुझे बताओगे, हाँ ना? फ्रांसीसियों को भारत से किस युद्ध के माध्यम से भगाया था? किस युद्ध से माध्यम से भगाया था? तो युद्ध का नाम क्या था? वेदरा का युद्ध था। अच्छा वेदरा का युद्ध कब हुआ था? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि वेदरा का युद्ध कब था। अच्छा वहीं पे बताना कि आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? अच्छा एक बात याद रखना कि आंग्ल मैसूर का राजा कौन था? तो हैदर अली था। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान वहां का राजा बनता है, लेकिन टीपू सुल्तान को शेर कहा जाता है, यानी कि बाघ कहा जाता। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों से लड़ करके हम उसकी तलवे नहीं चाट सकते, अगर 2 दिन के लिए भी हम जिंदा रहे तो हम शेर की तरह जिएंगे। ऐसा किसका कहना था? तो ऐसा कहना था किसका? तो टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान वाकई में बहुत ही ज्यादा योग्य शासक था। हालांकि बाद में उसको श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी थी, वहां पे लड़ते हुए क्या हुआ था? तो उनकी मृत्यु हो गई थी। जरा मुझे बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, जरा मुझे बताओगे, हाँ है ना? तो यहाँ पे प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए, प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था भैया? तो वह नियंत्रण लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अच्छा मुझे बताना कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? अच्छा 1876 से 80 तक, 1876 से 80 तक किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड लिटन का था। जरा मुझे बताओ, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध या फिर आंग्ल अफगान युद्ध? तो बताओगे पुर्तगाली अफगान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जरा मुझे बताओगे। तो यहाँ पे गौर से देखना कि ये युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध नहीं होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आंग्ल अफगान युद्ध जो है यह होता है। अच्छा मुझे बताना कि भैया बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपने सुना होगा बक्सर के युद्ध के बारे में।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जरा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो कि बक्सर का युद्ध जो है यह कब हुआ था। तो यह युद्ध जो है 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर को हुआ था। जरा मुझे बताना कि मुगल सम्राट के तरफ से इस युद्ध में कौन था? मुगल सम्राट के तरफ से इस युद्ध में कौन था? जरा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना। अच्छा, टीपू सुल्तान, हमने बताया ना टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का जो नाम था वो हैदर अली था। क्या था? हैदर अली था। ऐसा होता है बाद में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इनके मृत्यु के बाद जो है वह शासक कौन बना? तो वह शासक बनता है टीपू सुल्तान। कौन बनता है? टीपू सुल्तान जो है वह शासक बनता है। अच्छा, टीपू सुल्तान कब शासक बना यही पूछ रहा है। तो टीपू सुल्तान जो है 1782 में यह शासक बनता है। लेकिन टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? जरा मुझे बताओ ना, मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी इनकी ही राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अच्छा, यह श्रीरंगपट्टनम में कब हुई थी? जरा मुझे बताओ। श्रीरंगपट्टनम के किले पर लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 1799 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, मुझे बताना कि 1799 में जब यह युद्ध लड़ रहा था, आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? जरा मुझे बताओ। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? मैसूर युद्ध जो है यह कब हुआ था? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम, हाँ, पटनाम नहीं पटनम, पटनाम नहीं पटनम। कुछ भी लिख रहे हो? जरा यहाँ पे बताओ, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अमृतसर की संधि, भाई साहब यहाँ पे तो टोटल कितने आंसर है? टोटल अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह के साथ हुआ था। किसके साथ? तो यह हुआ किसके किसके बीच था? जरा इसके बारे में बताओ, किसके किसके बीच हुआ था? तो यह जो किसके किसके बीच हुआ था, जरा इसके बारे में बताओ ना। इसके एक ऑप्शन कटे हुए, पहले तो उसका आंसर बताओ। यह राजा रणजीत सिंह के बीच होता है, राजा रंजीत सिंह के बीच जो है यह युद्ध, यह संधि होता है। अच्छा, कब होता है यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का। जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ना। तो ये 25 अप्रैल 1809 को होता है। कब होता है? 25 अप्रैल। जरा यहाँ पे देखना डेट, जो अगर देखोगे यहाँ पे तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को यह संधि होता है। अच्छा, कहाँ पे होता है जरा मुझे बताओगे? तो अमृतसर की संधि होती है। अच्छा, यहाँ पे गौर से देखना कि राजा रणजीत सिंह और प्लस में इनके साथ कौन होता है जिसके बीच यह संधि होता है 1809 में? जरा मुझे बताओगे, हाँ ना? 1809 में जो यह संधि होता है यह कहाँ पे होता है? बताओ सर, इतना कैसे याद रखते हैं? यहाँ पे जो संधि होता है ये चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में होता है। किसके किसके बीच में? चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में यह संधि होता है। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हो कि चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच में जो है यह संधि होता है, अमृतसर की संधि। कब? 25 अप्रैल 1809 को यह संधि हुआ था। हमने 7 क्वेश्चन हिस्ट्री से ऐड किए थे, बाद बाकी का क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी का होगा। 7 क्वेश्चन पॉलिटी का होगा, ज्योग्राफी का भी 7 क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन और स्टैटिक के भी 4 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन के आसपास जो है यह होंगे। ठीक है जी। एक बार सभी लोग अगर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सेशन को लाइक जरूर कर दे। ठीक है जी। अच्छा, आपस में बात, रोमी रॉय जी, वीर रुला लो वीर को। पढ़ने तो आते नहीं हो, पढ़ लोगे सो तो होगा नहीं। एक सोने के बाद एक और एक जगने से पहले। वीर जी यही सब काम करते रहो, एक को जगते रहो और सोते रहो। मुझे भी खाने के बाद भूख नहीं लगता है, पता है आपको? ये बहुत बड़ी बीमारी है, जब भरपेट खा लेते हो तो भूख ही नहीं लगती। चलो यहाँ पे देखो, पढ़ोगे सो तो होगा नहीं, मतलब बकवास करवा लो आप लोगों से, बस यही काम बाकी रह गया भैया। जरा यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? जरा मुझे बताना, भारत सरकार के कितने अंग है? भारतीय संविधान, यानी कि यहाँ पे भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के कितने अंग है? तो अंग जो है वह 3 है। कितने अंग है भैया? तो संघ अंग 3 है। कौन है? तो लोकसभा है, लोकसभा है, वहीं पे राज्यसभा है, और राज्यसभा के बाद अगर बात करें तो एक जो है वह राष्ट्रपति। यानी कि भारतीय संविधान के कितने अंग है? 3 अंग है।
यह बात याद रखोगे। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब भी कोई कानून पारित होना है तो वह कैसे, लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। मान लेते हैं कि वह लोकसभा से स्टार्ट हुआ, कोई विधेयक है जो कि लोकसभा से स्टार्ट होता है, यह विधेयक कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा भी इस विधेयक को अगर पारित कर देता है तो लास्ट में राष्ट्रपति जी, यानी कि लास्ट में तो पापा जी से परमिशन लेने पड़ेंगे ना, तो राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे तो वह साइन करने के बाद क्या बन जाएगा, वही कानून बन जाएगा। तो इस बात को भी आप याद रखना कि टोटल ओवरऑल लोकसभा, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने, सॉरी ये जो है मैंने संविधान का अंग बता दिया, एक मिनट रुक जाओ, ये जो है मैंने संविधान का अंग बता दिया। यहाँ पे देखना ये किसका अंग है, तो संविधान का अंग मैंने बता दिया था। ठीक है जी, जरा मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये संविधान के टोटल कितने अंग है, तो 3 अंग जो है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये टोटल 3 अंग हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताना कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। अब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे नहीं सर 25 भाग है। भैया आपने एक बहुत ही अच्छा एक 1973 का केशवानंदवाद सुना होगा, सुना है केशवानंदवाद। उस केशवानंदवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। अच्छा मुझे बताओ, भारतीय संविधान के भाग 22 के अलावा भाग 23 बना है, नहीं बना है। आपने 395 अनुच्छेद देखा, 395 के बाद 396वां अनुच्छेद बना, नहीं बना। तो कैसे हम मान ले कि 450 अनुच्छेद है, 450 अनुच्छेद है और कितना 25 भाग है, ऐसा तो नहीं है। तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और साथ ही साथ 12 अनुसूची जो है यह है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात पूछ सकता है कि संविधान का अंग, संविधान मतलब भारतीय संसद के कितने सदन हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो अगर सदन यानी कि भारतीय सदन, संसद में कितने सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हो। लोकसभा और राज्यसभा जो है ये, यहाँ पे संविधान का अंग नहीं बल्कि संसद का अंग होगा। यहाँ पे एक बार और देख लेना, संसद का अंग जो है यह 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जरा बताइए कि भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओगे हाँ या ना, जरा मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कितने अंग है भैया, तो भारतीय संविधान के 3 अंग है। भारतीय सरकार के कितने अंग है, 3 अंग है। वो 3 अंग कौन कौन सा है, तो कार्यपालिका है, जरा यहाँ पे देखना, कार्यपालिका है, कार्यपालिका जिसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका, न्यायपालिका जिसे हम क्या कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं। और न्यायपालिका के बाद जो है एक तीसरा अंग विधायिका भी है। कौन सा है, विधायिका है। तो अगर मान लो कानून कौन बनाता है, लेजिस्लेचर जो है वो कानून का निर्माण करता है, कानून को एग्जीक्यूट कौन करवाता है, तो कानून को एग्जीक्यूट जो है, एग्जीक्यूट कौन करवाता है, कार्यपालिका। और न्यायपालिका जो है, जब दो लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए तो न्यायपालिका क्या करते हैं, उसे सुलझाते हैं। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये 2 बातें जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है, तो 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। संसद के कितने अंग है, 3 है। संसद के सदन कितने हैं, 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और ठीक इसी प्रकार संविधान मतलब भारत सरकार के कितने अंग है, 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है यह 3 अंग है। जरा नेक्स्ट बताइएगा, सरकार के संसदीय स्वरूप को डाइस के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है भैया, वेस्टमिनिस्टर धर्मतंत्र, धर्मतंत्र तो नहीं होगा। उसके बाद फिजिशियन के रूप में जाना जाता है, धनिक तंत्र या फिर साम्यवादी, कम्युनिस्ट। आप मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर, धनी तंत्र, फिजिशियन नहीं होगा। जरा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आप मुझे बताइएगा, हाँ है ना, जरा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइए। अच्छा मुझे बताओ कि भारतीय संविधान में संसद का स्वरूप, संसद लिया कहां से गया, तो भारतीय संविधान में संसद का स्वरूप जो है वह हमने किस देश के संविधान से लिया, जरा इसके बारे में बताओ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये मुझे बताओ कि संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा है, यह लोकसभा के और राज्यसभा के टोटल सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा का सीट बताना और राज्यसभा के कितने सीट है, इस दोनों क्वेश्चन के बारे में आप मुझे बताना।
अच्छा, यहाँ पे भारत के संसदीय स्वरूप को किस रूप में जाना जाता है? वेस्ट मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संसदीय स्वरूप कहाँ से? हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय स्वरूप को अपने भारतीय संविधान में अपनाया है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बातों को? हाँ है ना भैया? संसदीय स्वरूप हमने यहां से लिया है। सर जी प्लीज आप बताइए आपका नाम क्या है? मैं न्यू हूँ, मेरा नाम दुर्गेश है। ठीक है जी, ये बातें क्लियर है? साम्यवादी नहीं होगा। हमारा भारतीय संविधान कम्युनिस्ट नहीं है, हमारा भारत देश कम्युनिस्ट नहीं है, बल्कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेस्ट मिनिस्टर, कहने का मतलब यहाँ पे संसदीय तंत्र चलता है जो कि मिनिस्टर के आधार पर चलता है। ठीक है, तो संसदीय स्वरूप दो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। हमने आपसे लोकसभा का सीट पूछा और राज्यसभा का सीट पूछा, इसका आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? जरा मुझे बताओ ना कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है? तो पहला लिखित संविधान कहाँ का है, इसके बारे में आप मुझे बताओ। पहला लिखित संविधान, अगर पहला लिखित संविधान हो जाए तो आप मुझे एक बात और बताना कि भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? जरा इसके बारे में आप बताना, किसने अपने हाथों से लिखा? अपने हाथों से लिखा है तो वो लिखने वाले व्यक्ति कौन है? इंग्लिश भाषा में प्रेम बिहारी रायजादा। कौन? प्रेम बिहारी, यानी कि प्रेम से कोई भी काम करवाओगे बिहारियों के साथ तो वह कर लेंगे। तो प्रेम बिहारी रायजादा क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न जो यहां से बनेंगे, पहला लिखित संविधान कहाँ का है? यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और लिखित संविधान का स्वरूप हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका से ही लिया, और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमने लिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? यहीं से लिया है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने महाभियोग की प्रक्रिया लिया है। किसका? तो महाभियोग, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, वो भी लिया। अच्छा ठीक, इसी प्रकार एक चीज और देखना, उपराष्ट्रपति का पद कौन सा? उपराष्ट्रपति का पद जो है हमने कहां से लिया है? तो इसी के संविधान से लिया। तो ये भी क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। तो इन दो चीजों को आप याद रखना। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यह एसएससी जीडी के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वह भारत है। आपको पता होगा कि यहाँ का संविधान जो है यह 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ। कितने? 2 साल 11 महीना, कितने? 11 माह 18 दिन में जो है यह तैयार हुआ था। जरा मुझे बताना कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? जल्दी से कमेंट करो कि भारतीय संविधान जो है वह बनकर कब तैयार हुआ था। अच्छा, लागू कब हुआ भारतीय संविधान? तो यह 26 नवंबर 1949 को जो है यह बनकर तैयार होता है, और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत है। सर जी कितने मंथ ये क्लास चलेगा? जब तक एग्जाम ना हो तब तक चलेगा। ठीक है, तो इन दो बात को आप याद रख सकते हो। हमारे संविधान में चीन से कुछ नहीं लिया गया है, ब्राजील से कुछ नहीं लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीजों को उधार लिया। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया? अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, नंदलाल बोस जो है इन्होंने चित्रित किया है। क्या किया? हमारे भारतीय संविधान को इनके द्वारा चित्रित किया गया। तो चित्रित किसने किया? नंदलाल बोस जी ने किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946, कब? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कब? तो भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो उनके द्वारा बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो वो बने थे यहाँ पे। मुझे बताना कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? और दूसरी बात बताना कि ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी, जिसे हम क्या कहते हैं? तो ड्राफ्ट कमेटी कहने का मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे व्यवहार में राम मनोहर सिन्हा नहीं जी, प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा जो है यह क्या किया गया था? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। हालांकि एक बात देखोगे, इसीलिए तो कहते हैं कि आकाश जिसका नाम है वो भी जमीन पे धक्के खा रहा है। तो इंग्लिश में भारतीय संविधान को लिखा गया, लेकिन भारतीय संविधान में इंग्लिश शामिल नहीं है। जरा सोचो कितनी ताज्जुब की बात
बातें हैं, समझ रहे हो आप हमारी बातों को, है ना। इंग्लिश में भारतीय संविधान को लिखा गया और इंग्लिश ही भारतीय संविधान में शामिल नहीं, मतलब ये गजब की बात है ना। हमने पूछा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो 11 दिसंबर 1946 को किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ड्राफ्ट कमेटी के हेड की बात करें तो वो 7 इसमें सदस्य थे और सबको लीड करने वाले BR अंबेडकर जी थे। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया। अच्छा मुझे बताना कि किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, जरा मुझे बताना कौन से भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और दूसरा बताना कि 56 दिन भूख हड़ताल के बाद पेट्टू श्रीराम, कौन पेट्टू श्रीराम लोग कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। तो पेट्टू श्रीराम लोग की आंध्र प्रदेश की गठन के लिए कितने दिनों के बाद मृत्यु हुई थी, भूख हड़ताल पर। तो किस भाषा के आधार पर, तो तेलुगु भाषा के आधार पर अलग हुआ। और पहला भाषाई आधार पर गठन होने वाला कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। बाद में आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया। कौन, आंध्र प्रदेश से टूटकर कौन हुआ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस दोनों के बारे में भी आप याद रख सकते हो। आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है और साथ ही साथ तेलंगाना में भी विधान परिषद की स्थापना की गई है। तो इस दोनों के बारे में भी आप याद रख सकते हो। अच्छा मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना कि यहाँ पे किस भाषा के आधार पर, तेलुगु। पेट्टू श्रीराम लोग को 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा पहला भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, तो वो गठन किया गया था फजल अली आयोग का। जरा मुझे बताना कि फजल अली आयोग में टोटल कितने सदस्य थे। फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे, जरा मुझे बताना कुल कितने सदस्य थे। फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो जरा इसके बारे में बताना। तो फजल अली आयोग में जो टोटल सदस्य थे वह 3 सदस्य थे। वो कौन कौन से थे, तो हृदय नाथ कुंजरू, कौन थे, हृदय नाथ कुंजरू, और साथ ही साथ फजल अली जी और KM पानिक्कर के बारे में सुना होगा, कन्हैयालाल मानिकर, वो KM मुंशी तो अलग था, KM पानिक्कर। तो ये 3 लोग जो है इस सदस्य थे। ठीक है, ये बातें क्लियर है। हम आपको एक्स्ट्रा जो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वो भी हम आपको क्लियर करके दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप हमारी बातों को, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट बताना कि कैसा लग रहा है क्लास। अगर समझ आ रही हो तो एक बार सभी लोग थम्स अप करो कि हाँ सर क्लासेस समझ आ रही है। एक बार सभी लोग थम्स अप करना जरा, बहुत बढ़िया। जरा यहाँ पे देखना, संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो के रूप में नामित किया गया। यानी कि कुछ क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स के भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आप मुझे जल्दी से बताना कि क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर कब होगा। तो संयुक्त राष्ट्र को कब घोषित किया गया था, कब भैया, तो जून 2014 तक के लिए। कब तक के लिए, जरा यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब तक के लिए, कब तक के लिए, तो जून 2014 के लिए 2005 में घोषित किया गया था। कब, 2014 तक के लिए घोषित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र कहने का मतलब UN, समझ रहे हो, यूनाइटेड नेशंस हैज डिजिग्नेटेड इट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। तो 2005 से लेकर के 2014 तक को घोषित किया था। बहुत बढ़िया। जरा यहाँ देखना, विश्व के लगभग देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अच्छा विश्व के लगभग कितने देश जो है वह WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, जरा मुझे बताना इसके आंसर। WTO का मुख्यालय कहाँ है, अच्छा मुख्यालय के बारे में, तो मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय के बारे में तो हो ही गया। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात बताना, WTO का मुख्यालय, WTO में कितने सदस्य ये बताओ। अच्छा WTO का मुख्यालय कहाँ है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, जरा मुझे बताओ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है यह कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जब भी बात हो तो वह द हेग में है। कहाँ पे, द हेग कहाँ पे है, तो नीदरलैंड के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा मुझे बताइए इसमें टोटल कितने, तो कितने देश शामिल है भैया, तो लगभग स्वतंत्र 110 द हेग में 160 देश जो है यह शामिल है। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति के
की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? छौलिया, गेर, कच्ची घोड़ी या फिर चरी? जरा मुझे बताना विदेशिया नृत्य कहाँ का है, या नृत्य से संबंधित है? विदेशिया नृत्य कहाँ का है? ठीक है जी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बताना कि सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस जो है यह कौन सा है? तो इसके बारे में बताना, ये जो हो जाएगा इसका सत्रिया हो जाएगा। और यहीं पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का, नवीनतम क्लासिकल डांस। अच्छा, विदेशिया नृत्य की बात करें तो विदेशिया नृत्य किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो भिखारी ठाकुर जी के द्वारा जो है यह प्रतिपादित किया गया है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, समझ रहे हैं, है ना? तो किसके द्वारा? तो सबसे नवीनतम कौन सा होगा? सत्रिया। और यहाँ पर कौन सा होगा? छोलिया जो है, या छोलिया नृत्य इसका करेक्ट आंसर है। तलवार नृत्य कुमाऊनी पर यह स्थापित है, मतलब आधारित है। जरा मुझे बताओ, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? छनक छम पार, छनक छम, छनक छनन छनन छनबाज। गाना सुना ये वाला? अच्छा, आप लोगों को तो वो गाना थोड़ी सुनना है, आप लोगों को तो बस एक गाना सुनना है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, यही ना? ठुकराने, प्यार ठुकराने के लिए भैया मेहनत करने पड़ते हैं। अच्छा, प्यार ठुकराने के बाद मेहनत करने पड़ते हैं। आपने मूवी देख लिया होगा, उसमें संघर्ष को नहीं बयां किया गया, उसमें बस दिखाया गया है कि हाँ भैया मेहनत करो हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें संघर्षों को नहीं दिखाया गया, समझ रहे हो आप हमारी बातों को? तो संघर्ष करने पड़ेंगे निरंतर। जरा मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, मुझे बताना कि भारत में टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? भारत में टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? ठीक है जी। तो टोटल क्लासिकल डांस के बारे में आप मुझे बताना। अच्छा, नेक्स्ट बताना कि गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा कहाँ का नृत्य है? कहाँ का नृत्य है? तो कहाँ का नृत्य है भैया गरबा, इसके बारे में आप मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है भैया, जरा मुझे बताओगे, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा होगा? तो नागमेन होगा? नहीं, नागमेन नहीं होगा। खरेती जो है यह हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल आर्ट है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का एक मार्शल आर्ट है। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे बताना कि ये खरेती हिमाचल प्रदेश का कौन सा मार्शल आर्ट है, लेकिन गोवा का कौन सा नृत्य है भैया? गोवा का नृत्य जो है द डोलो। गोवा जाना तो भैया डोलते रहना, क्या? द डोलो। हमने आपसे पूछा कि यहाँ पे भारत में क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? 8। गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का नृत्य है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, घूमर कहाँ का नृत्य है? तो घूमर जो है यह राजस्थान का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का नृत्य है। तो ये 2-3 बातें जो है इंपॉर्टेंट है। कलरी पायड किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध कला? जरा मुझे बताना, कलरी पायड कहाँ का? यहाँ पे देखना, केरल का, कर्नाटक का। केरल की बात कर तो केरल का 2 महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य, कौन कौन सा? तो आपको सबसे महत्वपूर्ण पता होगा मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में पता होगा, जिस नृत्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है कथकली। तो ये दोनों नृत्य कहाँ का है? तो ये दोनों के दोनों नृत्य जो है इसी स्थान का है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का नृत्य जो है वो भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। और ओडिशा का जो है वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट नृत्य हो जाता है। अच्छा, तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जरा मुझे बताओ ना, महिलाओं के द्वारा की जाने वाले नृत्य कौन सा है तमिलनाडु का? बताओगे, हाँ ना? जरा हमने पूछा आपसे कि कलरी पायड़, अच्छा कलरी पायड़ किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध कला है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर जरा मुझे बताओ, जरा बताओगे, हाँ ना? तो कहाँ का है? केरल का ही है कलरी पायड़। कहाँ का है? केरल का ही है कलरी पायड़। तो इन दोनों चीजों के बारे में भी याद रखना। अच्छा, मुझे बताना कि भारत में कुल क्लासिकल भाषा कितने हैं? कुल क्लासिकल भाषा कितने हैं? तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। निम्नलिखित 4 में से 3 परिस्थितिक पिरामिड है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ऊर्जा का पिरामिड, संस्कृति का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड या फिर संख्या का पिरामिड? जरा मुझे बताओ ना, पिरामिड के बारे में आपने सुना होगा जो कि मिस्र में स्थित है। कहाँ पे? तो मिस्र में स्थित है। डियर फ्रेंड्स, जितने भी नए लोग हो वो सभी लोग प्लीज सेशन को शेयर कर लो। बिहार एसएससी की क्लास 7 होंगी कि नहीं? हाँ होंगी।
बिहार एसएससी की क्लासेज 5 बजे, आज शाम 5 बजे जो है बिहार एसएससी का, कब, तो आज शाम 5 बजे जो है वह बिहार एसएससी का क्लासेज मैं आपको जीके जीएस जो है वह कवर करवा रहा हूँगा। क्या कवर करवा रहा हूँगा, तो जीके जीएस रोज शाम 5 बजे मैं आपको कवर करवा रहा हूँगा। ठीक है जी, जरा मुझे बताना निम्नलिखित में से 4 में से 3 पारिस्थितिक पिरामिड है, एक समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वह करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा मुझे बताओगे कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जरा बताओ। तो यहाँ पे अगर गौर से देखो तो संस्कृति का पिरामिड जो है यह इस से संबंधित नहीं है, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का और संख्या का पिरामिड जो है यह एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन तीसरा वाला जो है यह संस्कृति का पिरामिड यह नहीं है। तो इसके बारे में अगर हम पूछें कि पिरामिड है कहाँ पे भैया, तो पिरामिड जो है यह कहाँ पे है, तो इसका आप करेक्ट आंसर मुझे बताओ कि पिरामिड है कहाँ पे, किस देश में। अच्छा मुझे बताना, उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। अच्छा मुझे बताओ भैया, मिलावट की, संदूषण के, प्रतिधारण की, बहिष्करण की, यह इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है। हमने आपको पहले ही बताया यह किस चीज का है, यह एसएससी जीडी की क्लासेज है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस की क्लासेज जो उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता खाद्य। अच्छा मुझे बताना कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, जरा मुझे बताओ अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताना एक और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे भारत में, पुस्तक के लेखक जो है वह भारत में कौन थे। तो इसके बारे में भी आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। बताना मुझे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, जरा बताओगे, हाँ है ना, कौन सा होगा, तो उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं, किसका, तो प्रतिधारण की अपेक्षा जो है वो करते हैं, यानी कि रिटेंशन की धारण करते हैं। जरा मुझे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यानी कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहे हैं कि बताइए नेपाल, भूटान, जापान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, जापान, म्यांमार, इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। जरा यहाँ पे आप मेरे साथ एक मैप बनाना और यहाँ पे जरा गौर से देखना। देखो हालांकि मैप तो बनाने आता नहीं है, बट वी विल ट्राई टू डू, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वाकई में नहीं होती है, ऐसा मैंने भी देखा। जरा देखते हैं, जस्ट मान लेते हैं कि हम भारत का मैप बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम भारत का मैप बना रहे हैं, मान लीजिए कि हमने यह भारत का मैप बनाने की कोशिश किया, खैर बने या ना बने ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आपको पता होगा कि इस साइड जो है यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारे साथ टोटल कितना 3323 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है, कितना 3323 किलोमीटर। यहाँ पे बात करें तो अफगानिस्तान है, हालांकि वर्तमान में अफगानिस्तान जो है यह पीओके के साथ सीमा साझा करता है। पीओके के बाद यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे चीन है, कौन है, यहाँ पे चीन है, यानी कि चीन है। ठीक है, और साथ ही यहाँ की बात करें तो यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के बाद यहाँ पे आपको पता होगा कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद जो है कौन, भूटान हो जाता है। यहाँ पे कौन, भूटान यहाँ पे है, और भूटान के बाद यहाँ पे आपको पता होगा कि म्यांमार जो है यहाँ पे होगा। तो यह टोटल देश 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 देश जो है यह भारत के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा सबसे ज्यादा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा वहीं पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो श्रीलंका है, यह श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है। अच्छा जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, कौन सा, तो पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच में है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। अच्छा मुझे बताना कि भारत का एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है, मालदीव है। तो टोटल भारत के पड़ोसी देश कितने हो गए, 9 भारत के पड़ोसी देश है। जरा यहाँ पे देखना, जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर जो है वह सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना। ठीक है, भूटान 699 किलोमीटर बाउंड्री सीमा साझा करता है। अच्छा मुझे बताना कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, कितने देशों के साथ भूमि, यानी भूमि
भूमि साझा करता है, यानी कि भूमि का बाउंड्री जो है वो साझा करता है। अच्छा, कितने जल के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि जलीय सीमा कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, बस नंबर बताना, और यहाँ पे भी बस नंबर बताना है, ठीक है। जरा नेक्स्ट बताना, इंपॉर्टेंट बात है, भारत अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है देशों के साथ, यानी कि भारत जो है अपनी भूमि सीमा साझा करता है। यहाँ पे बताना कि भारत अपना सबसे अधिक सीमा किस राज्य के, किस देश के साथ, भारत अपना बाउंड्री बाउंड्री सबसे अधिक किस देश के साथ करता है, सबसे अधिक किस देश के साथ करता है। अच्छा, सबसे कम किसके साथ साझा करता है, जरा इसके बारे में बताना। सबसे अधिक की बात करें तो बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के साथ कितना, तो 400, यानी कि 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो है वह अफगानिस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान हालांकि पीओके के पास है अभी, समझ रहे हो। यहाँ पे मुझे बताना, भारत अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है कितने देशों के साथ, 7, 5, 6, 8, जरा मुझे बताओ। तो यहाँ पे भूमि साझा जो है स्थलीय देशों के साथ कितना, 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और जलीय की बात करें तो जलीय में कितने, 2 देश होते हैं, कौन कौन सा, तो श्रीलंका है, और श्रीलंका के बाद जो है वह, श्रीलंका के बाद दूसरा कौन सा हो जाता है, तो मालदीव हो जाता है। तो इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। मालदीव का बहिष्कार करके हमने क्या अपनाया था, तो मालदीव का बहिष्कार करके हमने लक्षद्वीप पर अपना पर्यटन जो है वह बढ़ावा देने की घोषणा की थी। समझ रहे हैं आप हमारी बातों को, है ना। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, भैया उत्तर प्रदेश हो गया नेपाल। नेपाल हमारे साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और नेपाल जो है वह बिहार के साथ सीमा साझा करता है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो भी सीमा साझा करते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स को आप याद रख सकते हो और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भूटान की बात करें तो भूटान 699 किलोमीटर, पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा करता है, कितना, 3323 किलोमीटर। चीन के बारे में आप मुझे बताओगे कि चीन भारत के साथ कितने सीमा साझा करता है, कितना किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि नेपाल, यहाँ पे बताना चीन कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, और चीन के बाद म्यांमार, जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है वो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे इन दोनों प्रश्नों के बारे में बताया है, डील किया, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चीन और भारत के बीच में कौन सा रेखा है, चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा है, इसके बारे में आप देख सकते हो। अच्छा, म्यांमार का दूसरा नाम जो था वो बर्मा था। बर्मा का युद्ध अंग्रेजों ने कब लड़ा, बर्मा का युद्ध अंग्रेजों ने कब लड़ा था, जरा इसके बारे में मुझे बताओ। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जरा मुझे बताओ। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपना 3488 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, 3488 किलोमीटर। सर जी आप रेलवे की क्लासेज क्या सर जी प्लीज बता दीजिए। रेलवे की क्लासेज अभी हम लोग नहीं है स्टार्ट कर रहे हैं, जब ये स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिए। जरा मुझे बताइएगा, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ नहीं, भूटान के साथ नहीं करता है, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ जो है वह सीमा साझा करता है। अच्छा, वो सीमा नहीं भैया, पाकिस्तान वाली सीमा भाभी की बात ना हो रही है, और सचिन भैया की बात ना हो रहा है, ये सीमा मतलब बाउंड्री की बात हो रही है। तो ये मत समझ लेना कि सीमा की बात हो रही है, किससे सीमा साझा करता है, तो वो अलग सीमा है और ये अलग सीमा है, समझे कि नहीं। ना तो कुछ का कुछ, मतलब बोलो आम और कटहल समझो, ये भी बातें हो जाती है। अच्छा मुझे बता, कटहल जो है वह कहाँ का राष्ट्रीय फ्रूट है, जरा बताओगे। कटहल किस देश का राष्ट्रीय फ्रूट है, किसी का भी क्लास हो, पढ़ने से मतलब रखो, हाँ पढ़ो। चलो नेक्स्ट बताना जरा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। अच्छा, मीठे पानी की झील नहीं है, आपको पता होगा कि भीमताल कहाँ पे, भीमताल हो गया, भीमताल, राकसताल, ये सब कहाँ पे, उत्तराखंड में। जितने भी ताल वाले मिलेंगे आपको वह सब के सब उत्तराखंड में, समझे। अच्छा, यहाँ पे सांभर लेक जो है यह क्या है, सबसे खारे पानी का झील है, सबसे अधिक खारे पानी का झील है। तो सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा हो गया भैया, तो वो हो जाता है सांभर लेक। सांभर लेक कहाँ पे है, राजस्थान में। राजस्थान में और 2 लेक है, पहला तो राजस्थान में ये झील लेक हो गया, और नक्की लेक जो है यह भी है। तो नक्की कहाँ पे, सिरोही में है,
नक्की राजस्थान के सिरोही में। सांभर लेक जो है यह राजस्थान के उदयपुर जिले में है। तो इन दोनों चीजों के बारे में याद रखो कि सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, और सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक मीठे पानी की झील की बात करें। अच्छा मुझे बताना कि डल झील और वुलर झील कहाँ है? डल और वुलर झील कहाँ पे? अच्छा मान लीजिए कि आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आप वूलन कपड़े लेकर के जाओगे और शरीर पे डालोगे, तो वूलन कपड़े लेकर के जाओगे और शरीर पर डालोगे, ये कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। अच्छा मुझे बताओ कि चिल्का लेक कहाँ पे? और भारत का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? तो चिल्का लेक है, चिल्का लेक उड़ीसा में। अच्छा उड़ी चील, आपको पता है उड़ी चील यानी कि चील जो है वह उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है? तो उड़ी चील मतलब उड़ीसा में जो है वह क्या है? तो उड़ीसा में जो है चिल्का लेक है। अच्छा मुझे बताना एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिव समुद्रम लेक जो है, शिव समुद्रम झील, जरा यहाँ पे देखना कि शिव समुद्रम लेक कहाँ पे है? शिव समुद्रम लेक भारत के किस नदी पर है? भारत के किस नदी पर स्थित है? तो भारत के किस नदी पर स्थित है शिव समुद्रम लेक भैया? तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण कावेरी नदी। अच्छा मुझे बताओ दक्षिण का गंगा किसे कहते हैं? जरा एक बार सभी लोग थम्स अप करना कि समझ आया सेशन नहीं। कावेरी नदी पर स्थित हो जाता। तो शिव समुद्रम लेक कहाँ है? कावेरी नदी पर स्थित है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा भीमताल हो गया, बारहपाना हो गया, लोकटक मणिपुर में, कहाँ पे है भैया? मणिपुर में। अच्छा भारत के सबसे यानी कि यहाँ पे जो वुलर लेक है यह भी खारे। अच्छा मुझे बताओ आपने 3 इडियट मूवी देखा? 3 इडियट मूवी में कौन रणछोड़ दास छांछर जो है वो कहाँ चला जाता है? लद्दाख चला जाता है। और लद्दाख में जिस झील के किनारे कौन वो वायरस का पेन होता है ना, वायरस का पेन छीन करके जाने लगता है, तो वो कौन से स्थान पे था मुझे बताओगे? तो वह लद्दाख के कौन सा? पैंगोंग तसो झील। तो लद्दाख में कौन सा झील है भैया? तो लद्दाख में पैंगोंग तसो झील जो है, पैंगोंग तसो झील। तो पैंगोंग तसो झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में ही है। तो लद्दाख में है। तो इस दोनों बात को आप याद रखिएगा। अच्छा ये बातें क्लियर हो गया। अच्छा हम आपसे पूछे हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ पे? जरा मुझे बताओ हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ, हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? डियर फ्रेंड्स हम आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दें कि आज से जो है, कब से? आज से हमारा बिहार एसएससी का क्लासेज स्टार्ट होने जा रहा है। क्या आज से बिहार एसएससी का स्टार्ट होने जा रहा है क्लासेज? जो भी भाई बहन बंधु तैयारी करो वो हमारे साथ 5 बजे जीके जीएस के क्लास में जरूर जुड़े। किसमें? जीके जीएस हम आपको करवा रहे होंगे शाम के 5 बजे। और हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम जो है लाने जा रहे हैं जीके जीएस का महायज्ञ। कौन सा? जीके जीएस का महायज्ञ। कब से? तो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। या एसएससी जीडी यानी कि एसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। और यह कब? तो जल्द ही स्टार्ट होगा, रात 8 बजे से स्टार्ट होगा। कब? तो रात 8 बजे से स्टार्ट होने वाला है जीके जीएस का महायज्ञ, जिसमें हम एसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। वर्षा तिवारी जी जल्द ही स्टार्ट होंगे, आप टेंशन मत लो। रेलवे की क्लासेस जो है कि क्लासेस लेंगे क्या सर? नहीं अभी तो कोई याद पता नहीं है, लेकिन हाँ जल्द ही हो सकता है। 3 इडियट्स में ही है ना? हाँ 3 इडियट्स में ही है। तो आज से बिहार एसएससी की क्लासेज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं आपको 5 बजे जो है यानी कि जीके जीएस करवा रहा हूँगा। तो प्लीज आप सभी लोग इस सेशन के साथ जरूर जुड़ना। जीके जीएस का महायज्ञ कमिंग सून है। क्या है? कमिंग सून जो है यह जल्द ही आने वाला है, यानी कि सून बहुत जल्द आने वाला है। कौन सा? जीके जीएस का महायज्ञ। तो आप सभी का इंतजार रहेगा, आप सभी का बहुत ही वेट रहेगा। प्लीज आप सब लोग जरूर जुड़ना। आज के लिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। आप मुझे बताना कि भारत का सबसे साक्षर वाला जिला कौन सा है? क्लास खत्म होने के बाद भारत के सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? अधिक साक्षरता वाला जिला, जिला नहीं, राज्य कौन सा है? जरा इसके बारे में आप कहाँ पे आंसर दोगे? तो आप इसके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में दोगे। अच्छा कमेंट बॉक्स में क्या करोगे? तो क्लास खत्म होने के बाद जो है आप सभी लोग
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। तो प्लीज़ आप सभी का इंतज़ार रहेगा, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ आप सभी लोग इसका आंसर ज़रूर देना। और आप सभी लोग जीके जीएस का महायज्ञ जल्द ही स्टार्ट होने वाला, आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आज शाम 5 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा बिहार एसएससी के जीके जीएस के क्लास के साथ, अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो यह है आपके लिए HW होमवर्क, ठीक है। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताना कि सेशन कैसा लगा, समझ आया, हाँ या ना। यहाँ पे नहीं बताने, कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर बताने हैं। जरा एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताना कि सेशन समझ आया, और सेशन समझ आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। प्लीज़ आप सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।